नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड के खिलाफ रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली में विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन दिखाई देने वाला है, जहां सीएम की गैर मौजूदगी में सुनीता केजरीवाल जनता के सामने पहली बार अपनी आवाज जनता तक पहुंचाने का काम करेंगी और केजरीवाल की विरासत से लेकर गिरफ्तारी तक जनता के सामने सत्ताधारी दल पर निशाना साधने का काम भी करेंगी। मगर बड़ी बात यह है कि राज्यों में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर छिटका हुआ विपक्ष कल महारैली में एकजुट होकर शक्ति प्रदर्शन करने का काम करेगा, जहां सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन और फारूक अब्दुल्ला एक साथ नजर आने वाले हैं। इंडिया अलायंस के बैनर तले होने जा रही इस रैली का मुख्य स्लोगन तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ होगा। मगर देखना यह है कि इस महारैली में एकजुट हुए विपक्ष की ये यात्रा लोकसभा चुनाव से पहले कहां तक पहुंचती है, क्योंकि जब तक सीटों पर बंटवारा तय नहीं हो जाता तब तक इस अभियान के आगाज की उम्मीद बेमानी है। तो मंच की एकता क्या धरातल पर आएगी नजर, आज इसी पर होगी बात। लेकिन इससे पहले आपको सुनाते हैं कुछ बयान जिन पर कसी है गठबंधन की कमान। तो इसीलिए मैं इसका बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन की रैली है, किसी एक व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है और इसमें सारे पार्टियां शामिल हैं, सारे नेता शामिल हैं और व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, निष्पक्ष चुनाव को बचाने के लिए। हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, पर जिस तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है रोज, उसके खिलाफ है रैली। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग प्रचार करते रहते हैं कि ये एक पार्टी की रैली है, एक व्यक्ति की रैली है। इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख घटक दल हैं, उन सभी पार्टियों के प्रमुख लीडर कल इंडिया गठबंधन की तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ ये जो रैली रामलीला मैदान में होने जा रही है उसमें वो लोग पहुंच रहे हैं। पूरे दिल्ली से अलग अलग हिस्सों से लोग इस रैली में शामिल होने के लिए कल 10 बजे रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं और सभी लोग मिल करके जिस तरह से इस देश के अंदर लगातार विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, लगातार एजेंसियों के द्वारा उनको जो है टारगेट किया जा रहा है और जिस तरह से ये तो हद ही हो गई है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आज केवल किसी के आरोपों के आधार पर उठा करके जेल में डाल दिया गया। जिसके आरोप के आधार पर जेल में डाला गया उसको बेल दे दी गई और वो भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ रुपए का जो है चंदा ले देता है। तो ये जो पूरा खेल चल रहा है, इसके खिलाफ कल इस रामलीला मैदान से पूरा देश भर से इंडिया गठबंधन के लीडर आ रहे हैं। दिल्ली के लोग मिल करके अपनी आवाज बुलंद करें। ये एक ऐतिहासिक रैली है, महारैली है और इसका जो मकसद है वो है तानाशाह हटाओ और लोकतंत्र बचाओ। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने इसी मैदान से आम आदमी पार्टी की शुरुआत करी थी, जिसने एक देश को नया डेवलपमेंट का मॉडल दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने जो सेहत, शिक्षा और रोजगार के ऊपर आधारित था। कल सारे रिकॉर्ड पिछले टूट जाएंगे। कल इतनी बड़ी रैली होगी कि उसके बाद जो तानाशाही खत्म होगी और लोकतंत्र की बहाली होगी। और पंजाब में तो बहुत ज्यादा जोश है लोगों में। आपको जानते हैं कि पंजाब के लोग क्रांतिकारी लोग हैं और जब भी कभी आजादी की बात होती है, चाहे वो पॉलिटिकल आजादी हो, अभी जो बात है वो भ्रष्टाचार से आजादी की और तानाशाही से आजादी की है। पहले भी इमरजेंसी में भी सबसे बड़ा योगदान पंजाब का था, आजादी में भी था और इस लहर में भी जो जिसको मैं केजरीवाल मूवमेंट कहता हूं, ये केजरीवाल मूवमेंट देश का इतिहास बदल देगी। कि वो केवल और केवल अपना एजेंडे को आगे रख के चीजों को कहते हैं। प्रश्न ये है कि आज देश में हो क्या रहा है। आप देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के को अकाउंट फ्रीज कर देते हो। आप चुनाव से पहले जो है इनकम टैक्स के नोटिस दे के दोबारा उलझा के रखना चाहते हो। चुने हुए मुख्यमंत्री, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल हो, उनको चुनाव डिक्लेयर होने के बाद आप अरेस्ट कर लेते हो। आप जो है रोजाना ये रात को ये सोचते हो कि कल नोटिस किसको भेजना है। तो ये केवल एक मुद्दों पे नहीं है, ये पूरे के पूरे, इसीलिए इस रैली का नाम लोकतंत्र बचाओ है। चुनाव डिक्लेयर होने के बाद अमूमन तौर पे इलेक्शन कमीशन जो है वो तमाम एजेंसीज को, तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को वो कंट्रोल करती हैं। लेकिन आज भी सरकार अपने एजेंडे को लागू करने में लगी हुई है। यही इस लोकतंत्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है।
डेमोक्रेसी में इलेक्शन का मतलब क्या रह जाता है जब आप एक तरफ से जो है विपक्षी दलों को जो है आप प्रहार पे प्रहार करने में लगे रहते हो। और इसके बाद सुनिए कि बीजेपी के नेताओं का क्या कुछ कहना है। इंडी अलायंस के बारे में मैं यही कह सकता हूं कि इनके पास न नेता है, न इनके पास नीति है, न इनकी नियति ठीक है, और यह जो भी कार्यक्रम करेंगे वह केवल लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत करेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जनता ने फैसला कर लिया है। फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार 4 जून को 400 पार, यह नारा पूरे देश में लग रहा है और मोदी जी को फिर एक बार देश का प्रधानमंत्री जनता बनाने को तैयार बैठी। What is this rally? It is nothing but भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन, whose slogan can be करेंगे हम भ्रष्टाचार, कहेंगे इसको शिष्टाचार। When कार्रवाई takes place हम चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार। The irony is that Anna Hazare's movement started off where Arvind Kejriwal used to say that he will put Lalu in jail, Mulayam ji in jail, Sonia ji in jail, Rahul ji in jail because they have done bhashtachar. And today, when he himself has gone to jail and the courts are not giving him relief, he is taking the company and the support of same Lalu Prasad Yadav, Akhilesh Yadav, Rahul Gandhi and saying, why have you put me in jail? And therefore, this is the political conversion of Arvind Kejriwal from Swaraj to Sharab, from India against corruption to justification for corruption, from sending people to jail for corruption to going to jail and not giving his resignation. विपक्ष को कोई दबाने की कोशिश नहीं रहा। हम तो चाहते हैं अच्छा विपक्ष हो, मुद्दों पे बहस करें, पार्लियामेंट को चलने दें। पर ये मुझे लगता है कि इनकी अपनी चुनाव जो आने वाले चुनाव हैं, तो देखिए 4 जून को पता लग जाएगा कितने इनमें दम है। तो बिहार में सीट शेयरिंग अब तक नहीं हुई फाइनल। आरजेडी कर रही है सीटों का ऐलान। कांग्रेस खाते की कुछ सीटों पर आरजेडी ने उतारे प्रत्याशी। झारखंड में भी सीट शेयरिंग पर डील फाइनल नहीं। जम्मू कश्मीर में भी उमर अब्दुल्ला दे चुके हैं अलग होने की धमकी। तो आज जिस तरह से महारैली में तमाम विपक्ष एकजुट होने वाला है, लेकिन राज्यों की बात की जाए तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी भी राज्यों में तय नहीं हो पाया। इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ चंद्रभूषण सिंह जी, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर धनोज कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ नरेंद्र सोनी जी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले नरेंद्र जी, आपके पास ही आऊंगी। महारैली में केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए तमाम विपक्ष को आप एक साथ लेकर आ रहे हैं और कल शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ आपने नारा भी दिया है तानाशाह हटाओ, लेकिन जिस तरह से एकजुटता कल नजर आने वाली है, सीट शेयरिंग पर भी ये एकजुटता राज्यों में क्या नजर आएगी, अभी तक क्यों नजर नहीं आ रही? सीट शेयरिंग जहां जहां धीरे धीरे करके सभी जगहों पर फाइनल हो रही है और थोड़ी सी दिक्कतें तो हर जगह आती ही हैं। और जहां तक दिल्ली की बात है तो दिल्ली में तो ऑलरेडी सब कुछ हो ही चुका है। लेकिन जो आपने बात कही कि अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरीके से तानाशाही के तहत जेल में डाला गया है, ये अपने आप में लोकतंत्र पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया गया है कि जिस तरीके से 2 साल से एक ऐसा तथाकथित शराब घोटाला जिसको कहा जा रहा है और उसकी जांच में सैकड़ों हजारों ऑफिसर्स जो है केंद्र सरकार ने लगा रखे हैं, जिसमें हजारों रेड ये लोग कर चुके हैं, 200-250 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज कर चुके हैं। और इतनी सारी कवायद करने के बाद भी जिसमें अभी तक ट्रायल नहीं शुरू हुआ है, केवल 2 साल से जांच चल रही है और जांच के नाम पे आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद सबको जेल में डाल रखा है और भी कई लोगों को जेल में डालने की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोगों के बयानों पे दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, जो प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। जो साउथ ग्रुप का अरविंदो फार्मा का जो डायरेक्टर है शरद चंद्र रेड्डी, जिसके बयान को आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, उसने ये इलेक्टोरल बॉन्ड का पर्दाफाश होने के बाद ये भी सामने आ गया कि उसने 60 करोड़ की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दी।
उस पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कोई जवाब नहीं दे सकता है, न प्रधानमंत्री जी कोई जवाब देने वाले हैं। इसके अलावा जो मटुंगा के जो रेड्डी हैं, मटुंगा रेड्डी, उनको टीपीडी जो इन्हीं की शेयर पार्टनर हो चुकी है एनडीए में, उसको टिकट दे दिया गया है चुनाव लड़ने के लिए, उसने नाम लिया था। सी अरविंद का 4 लोगों के बयान के आधार पर ये अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया और वो अरविंद केजरीवाल जी ने माननीय कोर्ट के सामने भी सारी चीजें खुले दिल से रख दी, इसमें कोई वो बात नहीं है। आपको जांच करनी है, आप कर लीजिए। हम पहले भी कहते रहे थे कि आम आदमी पार्टी आंदोलन के गर्भ से जन्मी पार्टी है, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के गर्भ से जन्मी पार्टी है। हम मर जाएंगे लेकिन कभी भी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। और ये खुद भारतीय जनता पार्टी हमें प्रमाण दे रही है धीरे धीरे करके। ईमानदारी हम कहते हैं ना, कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, तो उसका प्रमाण तो भारतीय जनता पार्टी खुद दे रही है, ईडी खुद दे रही है। क्योंकि पिछले 2 सालों से हजारों ऑफिसर्स लगाने के बाद भी चवन्नी का भी सबूत ये लोग नहीं ढूंढ पाए। चंद्रभूषण जी जवाब दीजिएगा इस पर आप। आम आदमी पार्टी जिसका जन्म झूठ बोलकर हुआ, इस आम आदमी पार्टी जिसके मुखिया संयोजक अरविंद केजरीवाल एक IRS अधिकारी होते हुए भी जिस तरह के घोटाले में फंसे हैं, यदि वो साफ सुथरा होते तो बाहर आ चुके हो। ये देखिए, प्रोपोगंडा राजनीति करने का यदि भारत में किसी के पास झूठ बोलकर राजनीति करने का यदि मद्दा किसी के पास है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल, जो भ्रष्टाचार भी करे लेकिन आरोप दूसरों पे लगाए, जो पैसा शराब घोटाले का ले चुनाव में खर्च करे लेकिन आरोप दूसरे पर लगाए। तो आम आदमी पार्टी, सुन लीजिए पहली बात सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी जिस तरह से करप्शन के खिलाफ लड़कर उसने अपना जन्म लिया था, आज वो उसी करप्शन में डूबी हुई पार्टी है, जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ठीक, सत्येंद्र जैन, सभी लोग जेल के अंदर हैं और कोर्ट अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि उनके अनुसार न्यायपालिका चले, उनके अनुसार एजेंसियां चले, वो जैसा कहे वैसे चले। तो अरविंद केजरीवाल को ये समझने में बहुत बड़ी भूल हो गई। इस देश में संविधान भी है। जो आदमी अपने आप, देखिए क्या आप ये समझिए प्रियंका जी, यही अरविंद केजरीवाल जो मनीष सिसोदिया को भारत रत्न दे रहे थे, सत्येंद्र जैन को भारत रत्न दे रहे थे, आप समझ लीजिए कि ये कितने बड़े झूठे लोग हैं, कितने बड़े प्रोपेगेंडा, गलत नकारात्मक राजनीति का यदि भारत में कोई उदाहरण मिलेगा तो वो है अरविंद केजरीवाल, जिसने लालू यादव पर आरोप लगाया, जिसने सोनिया गांधी पर आरोप लगाया, जिसने शीला दीक्षित पर आरोप लगाया और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं पर आरोप लगाकर लिखित में माफी मांगी उस व्यक्ति ने, और वो कहता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं। अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के लोग इस नकारात्मक राजनीति का शिकार हो रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं। चंद्रभूषण जी, जिस तरह से कल महारैली में एकजुट विपक्ष होकर दिखाई देने वाला है, कांग्रेस से सोनिया गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी सीधे तौर पर मंच साझा करते हुए नजर आएंगे सुनीता केजरीवाल के साथ। साफ तौर पर कांग्रेस ने ही इस घोटाले को लेकर दिल्ली में सबसे पहले आवाज उठाई थी, लेकिन उनका कहना है कि घोटाला तो हुआ है, आवाज उठाई थी, लेकिन केजरीवाल को बदले के तहत जेल में भेजा गया है। प्रियंका जी, आप समझने का प्रयास करिए कि यही केजरीवाल जो सोनिया गांधी जी को कह रहे थे कि सोनिया गांधी जी को जेल में डालो, पूछताछ करो, देखो ये अंदर जाएंगे, पैसा निकलेगा, आज वही केजरीवाल और सोनिया गांधी एक जैसे हो गए। चोर चोर मौसेरे भाई हैं, ये सोनिया गांधी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चोर चोर मौसेरे भाई, लालू यादव चोर चोर मौसेरे भाई, समाजवादी पार्टी चोर चोर मौसेरे भाई, ये सब चोर एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने आते हैं। नरेंद्र जी, आपका जवाब। ठीक, क्यों नहीं आ पाएंगे? क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े घोटाले किए हैं। देखिए, भाषण का मंच तो है नहीं कि आप जो भी भाषण देंगे वो जनता सुन लेगी। जनता आज आपसे ये जानना चाहती है। मुझे एक सवाल, झूठ भाषण जो अरविंद केजरीवाल दे रहे थे, जो महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल पर जा रहे थे, वो क्या जनता सुनने आएगी? दिल्ली की जनता अब समझदार हो गई है, अब वो केजरीवाल के झूठ पर नहीं आने वाली। आप ये समझने का रविंद्र जी प्रयास करिए। आप बोल लीजिए।
सवाल सुन लीजिए, सवाल का जवाब दे दीजिए। बस मेरा एक सवाल है जो जनता भी जानना चाहती है कि जो शरद चंद्र रेड्डी हैं उनसे आपने 60 करोड़ रुपया लिया कि नहीं लिया, ये बताइए। तो ऑन रिकॉर्ड है, ये तो सबने देखा है। आप ये एक सवाल का जवाब दीजिए कि सोनिया गांधी को जेल में डालना चाहिए कि नहीं? अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जवाब दीजिए ना, आप इसका जवाब दीजिए कि सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, शीला दीक्षित को जेल जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लालू यादव को जेल जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, आप इसका जवाब दीजिए। और यदि आप की बात कर रहे हैं वो न्यायपालिका के संदर्भ को, शरद चंद्र रेड्डी से पैसा खाया भाजपा ने 60 करोड़ रुपया और जेल में डाल दिया अरविंद केजरीवाल जी को। ये तो आने वाले समय पर इसका ये तो सारा हो जाएगा। नहीं, लेकिन नरेंद्र सोनी जी, शरद चंद्र पर अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो के कविता पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे आप? के कविता की भी तो गवाही इंक्लूड हुई है ना उसमें। नहीं, के कविता ने अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया? नहीं लिया। अरविंद केजरीवाल जी का नाम केवल 4 लोगों ने लिया, और चारों लोगों पर क्या किस तरीके से नाम लिया? एक व्यक्ति ने 9 बार स्टेटमेंट दिया अपना, 9 बार। नरेंद्र जी, के कविता ने घोटाले को लेकर जानकारी दी है, आप तक पहुंची होगी वो जानकारी। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ पैसा दिया गया, आप के कविता ने अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया है जो चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ, या किसी ने भी अगर ये कहा हो कि अरविंद केजरीवाल जी ने पैसा लिया, किसी ने नहीं कहा है। कोई एक सबूत नहीं है, एक चवन्नी का सबूत नहीं है अभी तक। लेकिन चूंकि पीएमएलए इन्होंने इस तरीके से संशोधन करके 2018 में तैयार किया जिससे विपक्ष के मुंह पर आप जो है कपड़ा रख के मुंह दबा सकें, जिससे विपक्ष की बोलती बंद कर सकें, लोकतंत्र को खत्म कर सकें, एक ऐसे लॉ का आप इस्तेमाल कर रहे हैं विपक्ष के नेताओं पे। इसीलिए कभी हेमंत सोरेन को, नरेंद्र सोनी जी, पीएमएलए को लेकर आप पहले भी कह चुके हैं, पीएमएलए को लेकर इतनी अगर तकलीफ थी तो 18 में जब संशोधन हुआ था तब आपके ये विरोध के मुखर स्वर तब निकल कर क्यों नहीं आए थे? नहीं, देखिए हमने 18 में आपने विरोध किया था क्या? इससे पहले तो कभी नहीं सुनाई दी आपका विरोध। मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी गलत कानून, कोई भी गलत नीति लागू करने का प्रयास किया, सबसे पहले मुखरता से आवाज आम आदमी पार्टी ने उठाई है। और जो व्यक्ति संसद के अंदर मोदी जी के सामने बैठकर आंखों में आंखें डालकर सवाल किया करता था, संजय सिंह, उसको उठा के जेल में डाला हुआ है। ये तो सारा देश देख रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से तानाशाही कर रही है। ये सारे देश के सामने, इसमें मैं क्या कहूँ, क्या बोलूं? ठीक है, डॉक्टर धनोज जी भी हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर धनोज कुमार, क्या लगता है आपको? साफ से कहना है, नरेंद्र जी का कहना है कि केजरीवाल का किसी ने नाम अभी तक लिया नहीं है और पीएमएलए कानून को बीजेपी का हथियार करार दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? जी। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। जी। चर्चा क्या करना इनके भ्रष्टाचार की, चर्चा क्या करना इनके भ्रष्टाचार की, मौत हो चुकी है अब इनके विचार की। देखिए, सवाल ये नहीं है कि नरेंद्र जी यहाँ इंडिया वॉइस के चैनल पर बैठकर क्या बोल रहे हैं। सवाल आज पूरे भारत में थू हो रहा है केजरीवाल पर, पूरे भारत में। और ये सच्चाई है, जो केजरीवाल अन्ना हजारे को ठगा वही केजरीवाल दिल्ली को ठगा। लिकर स्कीम हुई या नहीं हुई, ये जांच का विषय है और जांच में पाया गया, क्योंकि भारत का कानून बिना सबूत का किसी एक चोर पॉकेट मार को भी नहीं उठा सकता, बंद नहीं कर सकता। ये बात ये लोग जानते हैं। और कई समन जारी करने के बाद बुला रहे थे, अगर वो सत्य होते तो उसी टाइम चले जाते पहले में। आज ये ड्रामा कर रही है, सारा ड्रामा उसी दिन होता। पूरे देश को पता है कि जो व्यक्ति बोल रहे थे कि भाई ये चोर है, वो चोर है, वो चोर है, आज वो खुद सबसे बड़ा चोर है। क्योंकि आप देखेंगे तिहाड़ से भी एक आवाज निकल कर आती है कि ठग को ठगने वाला। ये लोग वो है जो ठग को भी ठग दिया। और एक बोतल पे एक बोतल फ्री थी कि नहीं थी? दिल्ली के अंदर पूरा वर्ल्ड इस बात को जानता। अमेरिका में भी ऐसा नहीं हुआ, जहाँ की सबसे ज्यादा शराब पी जाती है, वहां भी ऐसा नहीं हुआ कि एक बोतल शराब खरीदने पर उसी ब्रांड की एक बोतल फ्री। ये हुई नहीं थी क्या? केजरीवाल या नरेंद्र जी क्या कहेंगे कि नहीं भाई ऐसा नहीं हुआ। जब दिल्ली के अंदर एक बोतल पर एक बोतल फ्री हुई तो लिकर स्कीम हुई।
और लीकर स्कैम हुई क्योंकि इनके अपने और जनता के विकास का पैसा को ये लोगों ने पॉलिसी बनाकर स्कैम किया। क्योंकि केजरीवाल का एक बयान मैंने देखा है कि अरे पहले जांच होना चाहिए, ऐसे कैसे हो गया? अरे भाई, एजेंसी को पावर है कि किसी भी सबूत, मेरे भी खिलाफ अगर सबूत मिलेगा तो मुझे कभी भी उठा के लाएगा। और आप देखिए, जब हाई कोर्ट में रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इन्होंने गया था संरक्षण मांगने के लिए हाई कोर्ट, इनको तो उसी टाइम उठा के ले आना चाहिए था केजरीवाल को। ये तो दरिया दिली है ईडी का, हम लोग तो इनको दरिया दिली कहते हैं कि ईडी ने रात को अरेस्ट किया। इनको तो उसी टाइम 12:30 बजे या 1 बजे के आसपास खारिज हुआ था, उसी टाइम केजरीवाल को उठा के ले आना था। तो ईडी अपना काम कानून के अनुसार कर रही है, क्योंकि एजेंसी जो भारत का, चाहे वो कोई भी एजेंसी, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, क्योंकि वो तो खुद रहे हैं सहायक आयुक्त रहे, उनको मालूम है, सहायक आयुक्त रहे कि कैसे कानून होता है हमारे देश के अंदर। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो कानून दिया है, जी नरेंद्र जी अपनी बात रखिए। मैं खत्म करूंगा जो आज देखिए, और इस बात से भी देखिए, ये कानून को अपना वक्तव्य रख रहे हैं तो दर्शक इसको तय कर लेंगे। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है। आप कह रहे हैं कि लीकर स्कैम हुआ, आप भी कह रहे हैं कि लीकर स्कैम हुआ, ये आपने कैसे आप प्रमाणित कर रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि ईडी तो आज तक प्रमाणित नहीं कर पाई है। दूसरी चीज, अब मैं आपके बीच में तो बोला नहीं हूँ, इतना काहे भड़क रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली क्या? अरे भाजपा ज्वाइन कर ली क्या आपने जो इतना भड़क रहे हैं? इतना काहे भड़क रहे हैं भाई साहब? मैं सवाल कर रहा हूँ तो सवाल का जवाब दीजिए ना। भाजपा ज्वाइन कर ली हो तो फिर पट्टा पहन के आइए भाजपा का पट्टा पहन के बैठा करिए ना। राजनीतिक विश्लेषक का चोला ओढ़ने की जरूरत क्या है? थोड़ी सी शर्म हया बची है आपको? राजनीतिक विश्लेषक का चोला ओढ़ने की जरूरत नहीं है। खुल के भाजपा की तरफ से बोलिए, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं भाजपा के प्रवक्ता को पेश कर रहा हूँ, आपको भी करूंगा। लेकिन आप सब सवाल है, आप उसको तो सुनिए। आप में धीरे भी नहीं है, मैंने आपकी बात को सुना, आप मेरे बीच में बोल रहे हैं। अच्छा आप बोल लीजिए, उल्टे चोर इनको पहले कंप्लीट कर दीजिए, मैं अपना सवाल रखूंगा। मैं इस तरह की डिबेट नहीं करता। चोर लुटेरे डाकू होकर शर्म नहीं आती बोलते हुए? शर्म नहीं आती? थोड़ी सी भी आती है शर्म तो बोलो ना कि थोड़ी सी लोक लज्जा बची हुई है। या केजरीवाल की तरह ही हो गए सारे आदमी, लोक लज्जा है नहीं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कानून को तार कर रहे हो, फोटो लगाओगे कार्यालय में, एक तरफ शहीद भगत सिंह का, एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर का, और उन्हीं के कानून का धज्जी उड़ाते हो। और कानून के आड़ में पूरा पैसा लूट कर अपनी महत्वाकांक्षी को पूरा कर रहे हो। आप बता दो ना, एक सवाल का जवाब दे दो ना मुझे। दिल्ली में एक बोतल पर एक बोतल फ्री थी या नहीं थी? मुझे आप बता दो, हाँ या ना। नरेंद्र जी आपका जवाब। अब सुनेंगे। आपसे मैंने केवल एक सवाल पूछा और आप कहां तक हिल गए, बिलबिला गए पूरी तरीके से। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा कि आप भारतीय जनता पार्टी से भी पूछा, आपसे भी पूछ रहा हूं क्योंकि आप वकालत उन्हीं की कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि जिस शरद चंद्र रेड्डी के बयान को आधार बना के दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया, उससे 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने क्यों लिए? आप बता दीजिए क्यों लिए? आपने एक सवाल ये नहीं पूछा। अगर आप राजनीतिक विश्लेषक होते तो आप एक सवाल तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी से ये पूछ सकते थे कि आप मेरी सोच क्यों नहीं? मैं मान लेता कि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं मान लेता कि आप फेयर बात कर रहे हैं, आप फिर बीच में बोल रहे हैं। अब आप फिर बीच में बोल रहे हैं, मेरे वक्तव्य पूरा नहीं होने देते हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके भाजपा का पटका पहन के बैठिए ना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये आप जो है राजनीतिक विश्लेषक की ढाल ओढ़ के जो बैठे हैं और अंदर से भाजपा के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ये दर्शक देख रहे हैं आपको, आप राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये दर्शक देख रहे हैं कि नहीं। लेकिन नरेंद्र सोनी जी क्या लगता है आपको, तमाम राजनीतिक विश्लेषक हमेशा आपके पक्ष में ही बात करेंगे? अगर आपके विरोध में कोई बात करेगा तो सीधा नहीं सीधी लाइन रहती है आम आदमी की प्रवक्ता की। अगर आपके विरोध में कोई बात होती है तो सीधे से बीजेपी का करार दे दिया जाता है। नहीं देखिए, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने सिर्फ एक बात कही, मैंने ये कहा कि आप अगर राजनीतिक विश्लेषक हैं तो आपको फिर ये भी पूछना चाहिए ना कि शरद चंद्र रेड्डी से भाजपा ने 60 करोड़ की रिश्वत क्यों ली?
इन्होंने पूछा एक बार भी बताइए? इनको नहीं पता कि 60 करोड़ की रिश्वत भाजपा ने ली शरद चंद्र रेड्डी से? सबको पता है, सारे देश को पता है। ये नहीं बोलेंगे, आप पूछ लीजिए। आज मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ, पूछ लीजिए। नहीं तो नरेंद्र सोनी जी, सारे देश को तो ये भी जानकारी मिल रही है कि शराब घोटाला हुआ है, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है, 100 करोड़ का लेन देन हुआ है, उस पर फिर आप जवाब देते क्यों नहीं नजर आते? मैं तो जवाब दे रहा हूँ। अगर कोई घोटाला हुआ है, मैं तो जवाब भारतीय जनता पार्टी से भी पूछ रहा हूँ कि भाई चंद्रभूषण जी जवाब दीजिएगा इस पर। चंद्रभूषण जी जवाब दीजिएगा इस पर। अभी ईडी जितने छापे मारती है, ईडी जितने कहीं तो कोई चवन्नी मिली हो, दिखा दीजिए। अब तो कह रहे हैं ना, दिखाइए तो सही। 2 साल से क्या झक मार रही है क्या ईडी? 2 साल से भाजपा झक मार रही है क्या? एक चवन्नी का सबूत नहीं ला पा रहे आप कह रहे हैं घोटाला हुआ, घोटाला हुआ है, घोटाला हुआ है। भाजपा ने 60 करोड़ रुपए खाए हैं, ये घोटाला हुआ। ठीक है धनोज जी, नरेंद्र जी आती हूँ आपके पास में। चंद्रभूषण जी जवाब दीजिएगा पहले आप। जो बात यहाँ पर नरेंद्र जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, शरद चंद्र या जो भी ये वक्तव्य वकालत कर रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी के वकील ये बात अदालत में नहीं कह रहे हैं क्या? आप लोग खुले मंचों पर वकालत कर रहे हैं और आपका केस चल रहा है न्यायपालिका में। आप क्या बात कर रहे हैं? जो आप पब्लिक डोमेन पर झूठ बोल बोल के आप प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जनता जानती नहीं है। यदि सत्यता आपके तथ्यों में होती, अदालत में सत्यता होती, तो अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाती, मनीष सिसोदिया को बेल मिल जाती, संजय सिंह को बेल मिल जाती, ठीक है, सत्येंद्र जैन को बेल मिल जाती। लेकिन आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के और लोग ईडी की कस्टडी में आने वाले, क्योंकि आपका ये पूरा भंडा जो आप लोगों ने ये घोटाला किया है ना, इसकी पूरी जांच होगी। अभी कुछ लोग तो विदेश भाग गए हैं, कुछ लोग देश छोड़ के ही भाग गए हैं, और वो सबसे बड़े ठीक है। हमारे साथ वरुण शर्मा जी नेता कांग्रेस से भी जुड़ चुके हैं। आती हूँ मैं आप लोगों के पास आती हूँ। चंद्रभूषण जी समय दीजिएगा थोड़ा सा। वरुण शर्मा जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण जी, जिस तरह से कल महारैली होने वाली है और सुनीता केजरीवाल के साथ आप मंच साझा करते हुए आपकी पार्टी के नेता नजर आएंगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। दिल्ली में जिस आबकारी घोटाले को लेकर ये तमाम घटनाक्रम चल रहा है, उसकी शुरुआत तो आप ही से हुई थी ना? मेरी आवाज जी देखिए, पहले तो सबसे पहले मेरे नाम के आगे से शर्मा हटा दीजिए, मैं वरुण मिश्रा हूँ। बहुत बहुत जी माफ कीजिएगा, मैं अपनी टेक्निकल टीम से गुजारिश करूंगी। जी कोई बात नहीं। दूसरी, जहाँ तक बात की आपने कल 31 मार्च की हमारी महागठबंधन की रैली के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, पूरे देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के साथ मिलकर जिस तरह से ये एक तरीके से कानूनी पचड़े का खेल खेलने का काम किया है, उसके विरोध में कल जो महारैली होने जा रही है, वो इस देश को एक संदेश देने जा रही है कि इस देश में जन क्रांति की शुरुआत अब हो गई है। जिस तरह से लोकतंत्र का अपमान किया जा रहा है, इन लोगों के द्वारा सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसके विरोध में कल पूरे देश को एक नजारा दिखेगा और दिल्ली से इसकी शुरुआत हो चुकी है, कल हो गई। और आप देखिएगा पूरे देश में जिस तरह से इन्होंने एक तरीके की तानाशाही की है, कल उसके अंत की नींव देश की राजधानी में रखी जा रही है। नहीं, लेकिन वरुण जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि आबकारी घोटाले की बात तो आपने की थी, शुरुआत आपने की थी। अब जब उस पर जांच हो रही है तो फिर तकलीफ क्यों हो रही है? जांच में जो कुछ निकलकर सामने आ रहा है उसमें तो सहयोग करना चाहिए, और अगर कुछ नहीं निकलेगा तो देश के संविधान पर, देश के कानून पर भरोसा होना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं निकलेगा ये तो तय है। इसी तरह 2G तो के फिर आपको क्या लगता है, फिर आबकारी घोटाला जो आपने बताया मेरी था, बात तो सुनिए आप, वो क्या कांग्रेस का प्रोपेगेंडा था? मेरी बात सुनिए, देखिए इसमें कुछ नहीं निकलेगा। अंततः आपको बता दूं, जैसे 2G का घोटाला मीडिया के द्वारा बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बताया गया, 7 साल तक माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी किया कि हम 7 साल। अरे वरुण मिश्रा जी, सबसे पहले आपकी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने रिपोर्ट किया, आप बता रहे हैं कि मीडिया के द्वारा बनाया गया। देखिए, प्राइमरी स्टेज पर जो गड़बड़ियां रही होंगी उसकी शिकायत हुई होगी। हाँ। और शिकायत की गई, शिकायत होना लाजमी है। शराब नीति की शिकायत हुई। तो आपको क्या लगता है कि राजनीतिक फायदा लेने के लिए आप शिकायत करेंगे लेकिन उस पर कार्रवाई न की जाए? आप समझिए, यहाँ एक अंतर है। शराब नीति को बनाने की शिकायत हुई थी, जिस तरह से आबकारी नीति जो बनी थी उस नीति की शिकायत हुई थी, किसी घोटाले की शिकायत हुई थी।
घोटाला तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है। अच्छा, चंद्रभूषण जी इस पर आप जवाब दीजिएगा। धनोज जी उसके बाद आपके पास आऊंगी। पार्टी कह रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कहने से कोई घोटालेबाज नहीं हो जाता। जिस तरह से विपक्ष के नेताओं पर ये सत्ताधारी लोग दबाव बना रहे, पूरा देश इस बात को देख रहा है, देख रही है और सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का अपमान किया है। और ये क्या करते हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी बेल छूटे हुए लोग हैं। आप थोड़ा इसको चुप कराना चाहें तो जी। अरे वरुण जी एक मिनट शांत हो जाइए, जवाब सुन लीजिए। वरुण जी शांत हो जाइए, जवाब सुन लीजिए। कम से कम जिसकी शिकायत आपने की थी उस बात पर तो आप कायम रहे कि आपने शिकायत की थी। कल को अगर इसमें कोर्ट की तरफ से सजा होती है तो क्रेडिट भी नहीं ले पाएंगे आप। माफ कीजिएगा, जिस तरह से महिला बिल को लेकर क्रेडिट के लिए बाद में होड़ मच रही थी, कल को अगर इसमें दूध का दूध पानी का पानी निकल जाता है तो फिर क्रेडिट नहीं ले पाएंगे आप। नेशनल टीवी पर आप बोल रहे हैं कि आपने कोई शिकायत नहीं की थी। जी चंद्रभूषण जी। प्रियंका जी सुनिए, ये वही कांग्रेस है जिसने शिकायत की। ठीक, इनके प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, अजय माकन, उन्होंने बड़ा अच्छी तरह दिखाया। अलका लांबा, कई नेता थे जिन्होंने बड़े लिखित तौर पर शिकायत की। अब क्या हुआ कि जब ये लोग, इनके खुद नेता बेल पर छूटे हुए हैं, जेल जाने की तैयारी में है, तो कांग्रेस जो पहले भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता जेल जाने की तैयारी में है, इसके चाल चरित्र का कोई मतलब नहीं है। ये अपनी थाली में थूक कर चाटने वाले लोग हैं, समझ लीजिए आप। ये कांग्रेस के लोग खुद करप्ट लोग हैं। अब इनको लग रहा है केजरीवाल, अरे केजरीवाल जो सोनिया गांधी जेल में डाल रहा था, अब यार ये भी जेल में जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए ये एक मंच पर आ रहे हैं। लेकिन मंच नहीं है, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी राजनीति को बचाने के लिए कि कौन कितने वोटों कम वोटों से हारेगा, समझाने के लिए ये लोग साबित नहीं होगा। ये राजनीति नहीं कर रहे हैं। इनके किसी नेता में दम नहीं है कि अकेले मोदी जी के खिलाफ या मोदी जी जैसी कोई बड़ी रैली कर सके। ये सब एक साथ मिलकर एक ऐसी माला बना रहे हैं जो जीतने वाली माला नहीं है, वो हारने वाली माला। डॉक्टर धनोज कुमार, ठीक है, आपकी कांग्रेस का चाल चरित्र कोई ठीक नहीं है। आपका चाल चरित्र पूरा देश देख रहा है, आप चिंता मत करें। ठीक है डॉक्टर धनोज कुमार, वरुण जी का जिस तरह से कहना है कि नीति पर तो सवाल उठाए थे, घोटाले की बात इन्होंने नहीं की थी। ये वरुण मिश्रा जी को खुद ही सोचना चाहिए क्या बोलते, पूरी कांग्रेस को सोच रहे। देश आज कहते हैं कांग्रेस का पतन क्यों हो रहा है, इसीलिए तो हो रहा है क्योंकि वो अपने स्टेट पर कायम नहीं है। आम इमली कटहल बोल देते हैं और बोलते हैं कि हमने तो आम इमली कटहल बोला ही नहीं, हमने तो कोयला बोला। देखिए सवाल क्या है कि ये जो 2G घोटाला जो है उस पर कोर्ट ने पुनः आदेश दिया है। ये लोग पढ़ते नहीं है, ये लोग ना सिर्फ मीडिया पे सवाल खड़ा करते हैं, अपने आचरण में सुधार करते नहीं है। अब भारत में चोर डाकू लुटेरे टाइप के जो नेता है या उनके जो दल है, उनका यहाँ जगह नहीं बचा भारत में, क्योंकि भारत में साफ सुथरे लोगों की ही जगह है। जो लोग साफ सुथरे वही चुनाव में जाकर, बोलने दीजिए भैया, बोलने दीजिए। चोर लुटेरे की जगह भारतीय जनता पार्टी, बोलने दीजिए भैया, बोलने दीजिए। चोर डाकू लुटेरा लगता क्यों नहीं हो सकता पार्टी के लोग। अभी आपने कहा केजरीवाल भाजपा में चला जाएगा, अभी आपने क्या बोला अपने दोस्त के लिए आपने क्या बोला कि केजरीवाल भाजपा में चला जाएगा तो वो सभी हो जाएगा। आप भी मान रहे हो कि केजरीवाल चोर है? मैं कह रहा हूँ चोर की जगह भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। शर्म आती है आपको शर्म आनी थी? आप क्या बोल रहे हैं? आप चोर लुटेरे बोल रहे हैं कि केजरीवाल, आप बोल रहे हैं चोर लुटेरे, उनके लिए कोई जगह नहीं है। उनके लिए जगह है, उनके लिए जगह है, भारतीय जनता पार्टी में जगह है, भारतीय जनता पार्टी में जगह है उनके लिए। तो हमने केजरीवाल को बेइज्जत क्या बोलने में क्या बुराई है? देश नहीं, आपने कहा चोर लुटेरों के लिए कोई जगह भारत में नहीं बची। मैंने कहा भारत में चोर लुटेरों के लिए जगह बची है, भारतीय जनता पार्टी में स्थान सुरक्षित है। हमला करवा देते हो। हेमंत बिश्व शर्मा को सबसे ज्यादा करते बताते थे, आज वही हेमंत बिश्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी की शोभा बढ़ा रहा है। रेड्डी बंधु भारतीय जनता पार्टी की शोभा बढ़ा रहे हैं। भारत में जिन नेताओं को भ्रष्टाचार कहते थे वो सब भारतीय जनता पार्टी की शोभा बढ़ा रहे हैं, और आप कहते चोर लुटेरों की जगह नहीं बचती। भैया वरुण भैया, दागी फल को कस्टमर नहीं खरीदते। छोटा बच्चा भी कह देते हैं कि भैया सेब में दाग लगा हुआ है। तो क्यों दागियों की क्यों आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को पड़ गई है?
जितने करप्टेड है वो सब भारतीय जनता पार्टी में क्यों चले जा रहे हैं, और वहां जाते ही उनको कौन सी वॉशिंग मशीन में धो दिया जाता है, वो पवित्र हो जाते हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक है तो आपको इन चीजों पर भी तो सोचना चाहिए। चंद्रभूषण जी, इस पर जवाब दीजिएगा। अमित शाह जी चंद्रभूषण जी, आपका जवाब। हम बताते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी की शोभा बढ़ा रहा है, और आप हमको बता रहे हैं कि चोर लुटेरों की कोई जगह नहीं। जगह है, बिल्कुल है। भारतीय जनता पार्टी इसका ज्वलंत उदाहरण है। चंद्रभूषण जी, आपका जवाब। क्या कांग्रेस के सब करप्ट ही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आके वॉशिंग मशीन में आना चाहते हैं? क्या आप लोग अपनी धारणा ठीक करिए। कांग्रेस के सारे करप्ट लोग नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें सारे करप्ट लोग उनके बराबर हो जा रहे हैं। राहुल गांधी, जिन नीतीश कुमार को ये कुछ दिन पहले महिला विरोधी बताते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। इनकी जरूरत पड़ती है तो ये महबूबा मुफ्ती से भी गठबंधन कर लेते हैं, और बाद में कहते हैं कि गठबंधन करने वाले लोग गलत कर रहे हैं। ये करेंगे तो दूसरा कोई करेगा तो कैरेक्टर ढीला। सेतु का विरोध कर रहा हो, जो भारतीय संस्कृति का विरोध कर रही हो, घूम फिरकर धर्म पे आएंगे। इनके अलावा इनके पास कोई एजेंडा है? धर्म का देश है, समझ रहे। एक कांग्रेस के चार चरित्र देश के लायक नहीं है, और आने वाले दिनों में जब इनको लगता है कि मैं डोमिनेट दे रहा हूं, तो बीच में ये भगवान राम को ले आएंगे, भगवान राम का सेतु ले आएंगे। अरे क्यों नहीं लाएंगे राम को? आप जैसे लोग राम मंदिर का विरोध करने वाले, राम मंदिर को न बनने देने वाले, मैं कह रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, मैं कह रहा था ये ऐसे लग ही नहीं सकते। आप समझने का प्रयास करिए, इनकी बात ही नहीं पूरी होगी। आज देश का जो मुख्य धर्म बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, पेपर लीक की घटनाएं। नहीं तो वरुण मिश्रा जी, अगर ये सब आपके मुद्दे हैं तो फिर कानून को अपना काम करने दीजिए ना। लेकिन आपकी महारैली तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही है, बेरोजगारी के लिए कर रहे हैं क्या आप महारैली? वरुण मिश्रा जी और नरेंद्र जी, ये महारैली आपकी जो है उन मुद्दों पर तो नहीं हो रही ना जिन मुद्दों की आप बात करते हैं। आपकी रैली तो गिरफ्तारी के खिलाफ में है ना। नहीं, ये किसने कहा? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। मैं आपको जवाब दे देता हूँ। इस देश को ये जो महारैली होने जा रही है, ये केंद्र सरकार की जो गलत नीतियां हैं, जो तानाशाही आज देश के अंदर हो रही है, जो भ्रष्टाचार, महंगाई आज देश के अंदर हो रहा है, तमाम मुद्दों को लेकर महारैली। नहीं तो आप कल की महारैली में आप बेरोजगारी और ये तमाम मुद्दों को उठाएंगे केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। सुनीता केजरीवाल तो कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में ये रैली करने जा रही है। देखिए एक बात समझिए, आप आम आदमी पार्टी के किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे, वो कहेंगे अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का मुद्दा उठेगा तो उठेगा। आप हेमंत सोरेन की पत्नी से पूछेंगे, वो कहेंगी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा उठेगा। क्यों नहीं उठेगा? अगर महंगाई का मुद्दा उठेगा, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, वो भी मुद्दा उठेगा। सारे मुद्दे सब तो एक ही है ना। नहीं, लेकिन नरेंद्र सोनी जी, आपकी रैली अभी तक दो ही चीजों के लिए दिखाई दी, एक मोदी हटाओ और एक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ। जो तमाम मुद्दे आप कह रहे हैं उनके खिलाफ तो मुझे आज तक कोई रैली नजर नहीं है। डॉक्टर धनोज कुमार जी, इस पर आप बात करिएगा। नहीं, देखिए, तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ये पार्टी का इसका रैली का नारा है। और डॉक्टर धनोज कुमार जी, होगी और सारे मुद्दों पर बात होगी। पहले राजनीति में जो रैलियां हुआ करती थी, वो रैलियां हुआ करती थी मुद्दे पर। आपने सुना है क्या बेरोजगारी के लिए इंडिया गठबंधन की कोई रैली अभी तक हुई हो? देखिए, सबको पता है, मैंने कहा ना कि कल जितने भी दागी लोग हैं जो जमानत पर छूटे हुए, वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं। वो ऐसे देखिए, जो प्रोसीजर है हमारे देश के लॉ का प्रोसीजर, उसकी ये लोग बात नहीं करते हैं। ये लोग एक बार भी नहीं बोलेंगे हमारा देश का कानून बहुत सुंदर है, बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत अच्छा संविधान दिया। ये लोग तो मतलब क्या बात करते, पता ही नहीं चलता। संविधान की तो भारतीय जनता पार्टी धज्जियां उड़ा रही है। बाबा साहब के संविधान की तो धज्जियां उड़ा रही है भाजपा। बीजेपी ने बोला था सोनिया गांधी को चोरी करने के लिए क्या? बाबा साहब के संविधान के तो मोदी जी जाके नहीं, नरेंद्र सोनी जी, उसी संविधान के तहत दिल्ली में आपकी सरकार है ना, उसी संविधान के तहत मुख्यमंत्री है ना अरविंद केजरीवाल। जनता ने कहा आप अभी जो स्वतंत्रता संपत्ति हड़प लिए, आप देश के लोगों से सवाल पूछना चाहिए, आप विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। अरे आप लोग एक्सपोज हो चुके हो भैया, थोड़ा सा बर्दाश्त करो, कल भी देख लेंगे। एक्सपोज तो आप लोग भी हो सकते भाई साहब, क्या ये जो राजनीतिक विश्लेषक के नाम पर आप लोग बैठ जाते हो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। अरे कल ये बहुत जल्दी कल देख लेंगे 140 करोड़ लोग
आपके पीछे खड़ा होगा, मैं देख लूंगा ना कल। 140 करोड़ लोगों में वो जिन्होंने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है। अब ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। अब जो आप लोग टीवी पर बैठ जाते हैं और विपक्ष से सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, सरकार से सवाल पूछने की जो आदत भूल चुके देश से आइडेंटिफाई कर लिया, अब पहचान जाते हैं लोग ऐसे लोगों को बहुत तेजी से। मैं तो देखते ही पहचान गया और देश की जनता भी पहचान जाती है। जैसे ही आप लोग शुरू करते हैं सरकार की जागृति, लोग समझ जाते हैं। नहीं वरुण मिश्रा जी, तकलीफ तो यही है ना कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब यूपी पहुंचती तो अखिलेश मंच पर नहीं आते, लेकिन अरविंद केजरीवाल के विरोध में यहाँ दिल्ली में सब पहुंच जाएंगे, यूपी से लेकर झारखंड तक तमाम लोग पहुंच रहे हैं। तो मुद्दा यही है कुल मिलाकर कि एक मुद्दे पर आप साथ नहीं है, मुद्दा यही है कि किस तरह से हराया जाए, और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में ये महारैली हो रही है। देखिए बहुत सारे मंचों पर बहुत सारी ये लोग अपने आप को बचाना चाहते हैं, ये सब बेल पर छूटे हुए लोग। तानाशाही के खिलाफ हर पार्टी हर व्यक्ति खड़ा है, इसमें कोई कंफ्यूजन न मीडिया को होनी चाहिए, न राजनीतिक विश्लेषक भाई साहब को होना चाहिए, न पूरे देश को होना चाहिए। तानाशाही के विरुद्ध पूरा देश एकजुट है। इनकी तानाशाही लोग देख रहे हैं, इनकी तानाशाही के खिलाफ पूरे देश में माहौल नहीं, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर आप जब सवाल उठाते हैं, आप मीडिया पर भी सवाल उठाएं, आप पीएमएलए कानून पर भी सवाल उठाएं, आप संविधान पर भी सवाल उठाएं। अरे आप बीजेपी पर सवाल उठाना है, वो आपकी पार्टी है, उससे आपका सत्ताधारी पार्टी है, उससे आपकी लड़ाई है। बीजेपी पर निशान उठाए ना, संविधान को आप कानून के घेरे में, शक के घेरे में ला रहे हैं। पीएमएलए कानून की आप बात करते हैं कि पीएमएलए कानून इसलिए बनाया गया, अगर इतनी आपत्ति है, आपत्ति थी तो विरोध क्यों नहीं दर्ज कराया गया? सवाल नहीं कर सकता, मैं आपसे पूछ नहीं सकता कि आप सवाल क्यों नहीं करते सत्तासीनों से। ये राजनीतिक विश्लेषक भाई साहब जो बैठे, ये सवाल क्यों नहीं करते सत्ता से? हम तो यही कह रहे हैं ना, तानाशाही के विरोध में आप आवाज क्यों नहीं उठाते? आपको आवाज उठानी चाहिए। आपको इस देश के निचले वर्ग मजदूर की भी बात करनी चाहिए, और अगर मनरेगा का जो मजदूर है वो भी देश का नागरिक है, और अडानी अंबानी भी देश के नागरिक है। अरे वरुण मिश्रा जी, हमें अपना काम पता है, हमें अपना काम पता, हम कर लेंगे। आप अपना काम अगर बेहतर तरीके से कर ले तो शायद लोकसभा चुनाव में सीटें ज्यादा आ जाए। चंद्रभूषण जी, देखिए, तानाशाही जो सुनने का प्रयास करिए आप लोग, थोड़ा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ज्यादा सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, तानाशाही इंदिरा जी ने की, तानाशाही सोनिया गांधी ने की, जो प्रधानमंत्री न होते हुए देश को चला रही थी। ठीक है, ये कांग्रेस ही है जो तानाशाह करके इस देश में तानाशाही जैसा शब्द लेकर आई। ये कांग्रेस समझाएगी कि तानाशाही क्या होता है, कितनी सरकारों को गिरा देती थी। आज केजरीवाल सरकार चला रहे हैं, हेमंत सोरेन सरकार चला रहे हैं, मोदी जी ने 10 सालों में किसी भी प्रदेश की सरकार को बर्खास्त नहीं किया, लेकिन यही कांग्रेस थी जिसने भाजपा की कई सरकारों को बर्खास्त कर दिया। ठीक है, तो तानाशाही और तानाशाह कौन है, इसको देश की जनता बखूबी जानती है, और यही इंदिरा जी है जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी तानाशाह बनने के लिए। तो आप तानाशाही की परिभाषा भाजपा को मत सिखाइए। ठीक है, देखिए, कांग्रेस अपने तानाशाह के कारण ही आज गर्त में जा चुकी है। ठीक है, की जरूरत क्या है? आप तो वरुण मिश्रा जी जवाब दीजिएगा। आप तो सबसे ज्यादा जानते हैं तानाशाही कैसे की जाती है। आपकी तानाशाही को इस देश ने आइडेंटिफाई कर लिया है, अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है ये प्रोपेगेंडा झूठ का। देश ने आपको आइडेंटिफाई कर लिया है, बहुत जल्दी आपको जवाब मिलने जा रहा है। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह चुनाव हारने जा रही है। अब की बार 400 पार। हाँ, वो ये शायद पेट्रोल के दाम की बात कर रहे हैं। अब की बार पेट्रोल के दाम 400 पार। इस बार ये सत्ता में आएंगे तो पेट्रोल। चलिए, नरेंद्र सोनी जी, आप कुछ कहने वाले थे, बताइएगा। कल की महारैली का मेन मुद्दा क्या है? देखिए, कल की महारैली भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के विरुद्ध है। जिस तरीके से, और हमने कहीं नहीं कहा, आप ये गलत कह रही हैं कि हमने संविधान पे सवाल उठाया, हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। आपने पीएमएलए कानून पर सवाल नहीं उठाए नरेंद्र सोनी जी, आज भी और कल भी? पीएमएलए संविधान थोड़ी है। अरे संविधान नहीं, कानून पर सवाल उठाया ना, कानून पर। आपने नहीं बोला कि बीजेपी संविधान को खतरे में डाल रही है। इसका मतलब तो ये कि संविधान को तोड़ मरोड़ दिया गया है।
आप बिल्कुल संविधान के परखच्चे उड़ा दिए भारतीय जनता पार्टी ने। आपको लगता है कि संविधान में इतने लूप होल हैं कि एक राजनीतिक पार्टी उसको तोड़ मरोड़ कर अपनी तरह से इस्तेमाल कर सकती है? संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है, ये भाजपा की नीयत खराब है। डॉक्टर धनुष कुमार जी इस पर जवाब दीजिएगा। जब संविधान बनाया, मुझे तो बोल लेने दीजिए, नहीं आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जब बाबा साहब नहीं, लेकिन गलत मैसेज मत दीजिए नरेंद्र सोनी जी, गलत मैसेज मत दीजिए। आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना के समर्पित किया देश को, तो उन्होंने कहा था कि ये देश, ये संविधान अच्छा साबित होगा अगर इसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे, उनकी नीयत अच्छी होगी। अगर भाजपा वालों की नीयत ही खराब है तो संविधान कैसे ये इसको ठीक कर पाएंगे? तो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, प्रतिदिन उड़ा रहे हैं। तो आपका साफ तौर पर कहना है कि संविधान बनाया जरूर गया है, पर राजनीतिक पार्टी अपने हिसाब से उससे इस्तेमाल कर सकती है। डॉक्टर धनुष, देखिए, जब ये केजरीवाल साहब राजनीतिक पार्टी बनाए थे तो वो नहीं कहा था दिल्ली वालों को मैं शराब बेचने आऊंगा, मैं शराब का व्यापारी बनूंगा। उन्होंने कहा था कि मैं झुग्गी झोपड़ी के जगह महल बना कर दूंगा, पीने को अच्छा पानी दूंगा, बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, जो बच्चे हमारे स्कूल में हैं वो अच्छा स्कूल बना के दूंगा। ये अपने तो खुद देखे ना कि ये क्या कर रहे, इन्होंने क्या किया। 70 वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। अलग बात है कि अभी आप देखिए, अरे विश्लेषक जी, जरा घर से बाहर निकलिए और दिल्ली में घूमिए, पता चल जाएगा कितने स्कूल बनाए। कभी अपने घर से बाहर निकल के देखा है? दिल्ली के स्कूलों में गए हैं कभी दिल्ली के स्कूलों को देखा है आपने जाके? दिल्ली के स्कूलों में जाकर तो देख लीजिए पहले। आज दिल्ली का बच्चा अरविंद केजरीवाल जी का फैन है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल जी का फैन है। आपकी बेटी की बातों पे नहीं आने वाले हैं। उनको पता है अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए क्या किया है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की महिलाओं के लिए, दिल्ली के बुजुर्गों के लिए, दिल्ली के बच्चों के लिए क्या किया वो ज्यादा जानते हैं। आपको यहाँ स्टूडियो में बैठ के बताने की जरूरत नहीं है। आप भाजपा का अगली डिबेट में भाजपा का पटका पहन के आइएगा। आप राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, बार बार कह रहा हूँ। आप भाजपा का पटका पहन के बैठा करिए, अच्छी डिबेट करते हैं, भाजपा को अच्छा डिफेंड कर लेते हैं आप। अरे भाजपा को बहुत बढ़िया डिफेंड कर लेते हैं। चंद्रभूषण जी से कह रहा हूँ, इनको भाजपा का पटका पहना के बिठाया करिए। ये मुखौटा लगाने की जरूरत नहीं है राजनीतिक विश्लेषक का। कभी घर से बाहर निकल के दिल्ली के स्कूलों में देखा है जाके आपने? कभी दिल्ली के अस्पतालों में, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में जाकर आपने कभी जाके? अरे आपको कुछ पता ही नहीं है, आप फालतू का बहस किए जा रहे हैं आके। आपको जीरो नहीं पता है, आपको कुछ नहीं पता है। आप यहाँ बैठ के आके भाजपा की वकालत करने लग गए। आपको कुछ नहीं पता है। देश के गद्दारों का नाम होंगे, मुझे बता दो ना। नाम आएगा। 140 करोड़ लोग होंगे। भाजपा तो देश गद्दारी कर ही रही है। भाजपा के लोग तो देश के साथ गद्दारी कर ही रहे हैं और आप उनका समर्थन कर रहे हैं। आपने शराब देश के गद्दारों में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। आपने नहीं जिस तरीके से संविधान को बर्बाद कर रहे हैं, जिस तरीके से न्यायपालिका का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस तरीके से विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, आप जैसे लोग बैठ के यहाँ चापलूसी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो फिर क्या होगा? यही होगा। आप जैसे लोग जब चापलूसी करेंगे बैठ के भाजपा के चैनल पे बैठ के, तो फिर यही होगा। आप जैसे चापलूसों की वजह से भाजपा चल रही है, आप जैसे चापलूसों की वजह से देश पीछे जा रहा है। ये आप करो चोरी। ये दिल्ली के लोग सारा जवाब जानते हैं। दिल्ली के लोगों ने स्कूल भी देखे, अस्पताल भी देखे हैं। दिल्ली की महिलाओं ने डीटीसी में यात्रा भी करी है। दिल्ली के बुजुर्गों ने मुफ्त में तीर्थ यात्रा भी करी है। दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली के बुजुर्गों ने, दिल्ली के पेशेंट ने दिल्ली के अस्पतालों से निःशुल्क दवाइयां भी ली है। आपको क्या पता है? आपको क्या पता है? आपको सिवाय अपने घर से निकल के कभी निकले हो देखो, अपने मोदी जी का फोटो देख लेते हैं, उनको प्रणाम कर लेते हैं, रोज वो हो जाता है। तो भक्ति करिए तो घर में बैठ के। ठीक है नरेंद्र सोनी जी, भाजपा का पटका पहन के करिए। ठीक है नरेंद्र सोनी जी, मान लिया आपकी सरकार ने काम किया है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि कानून का आप साथ नहीं देंगे। प्रियंका जी, आम आदमी पार्टी कानून का सम्मान करती है, कानून के हिसाब से चलती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब दिल्ली को लेकर के फैसला सुनाया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ही दिल्ली को चलाएगी,
तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, उसी सर्वोच्च न्यायालय का अपमान करते हुए तुरंत ऑर्डिनेंस ला करके दिल्ली के सारे अधिकार छीने के नहीं छीने, आप बता दीजिए मुझे, यहाँ बैठे हुए भाजपा के प्रवक्ता बता दें, फिर से दोबारा से क्या जरूरत पड़ी थी कानून लाने की। अगर अरविंद केजरीवाल जी चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली में अपने हिसाब से काम कर लेते और सर्वोच्च न्यायालय अगर उनको पावर दे रहे थे कि भाई चुने हुए मुख्यमंत्री काम करेंगे, तो क्यों नहीं काम करने दिया आप लोगों ने? क्या दिक्कत थी आपको? मेरा तो ये सवाल है, कैसे इनकी मंशा पर सवाल ना उठाए जाए जब 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाले अजीत पवार, जिनको मोदी जी ने खुद कहा, और उनको पार्टी में लेके आपने डिप्टी सीएम बना दिया, तो कैसे इनकी नीयत पे सवाल खड़े ना हो? कैसे कहें कि भारतीय जनता पार्टी फेयर तरीके से सरकार चला रही है या ईडी फेयर तरीके से काम कर रही है? कैसे कहें बताइए? नहीं तो ईडी पर तो आप सवाल उठा रहे हैं, ईडी पर तो आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार पर जब सवाल उठाया जाता है, आपके मंत्रियों पर जब सवाल उठाए जाते हैं, तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? जिस तरह से आप सवाल उठा रहे हैं उस तरह से वो भी सवाल उठा रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया के तहत गुजरिए और उसके बाद उसमें से बरी होकर बाहर आ जाइए। चंद्रभूषण जी, प्रक्रिया से तो हम गुजर ही रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया से तो हम गुजर ही रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा कि आप रिमांड में भेज दीजिए, खूब पूछताछ कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जब अरविंद केजरीवाल को तो पूछताछ हो रही है कोई प्रमाण ना होते हुए भी, और आप जो जिनको खुद भ्रष्टाचारी आप लोगों ने बताया उनको आप गले लगा लगाकर उनको आप बड़े बड़े पदों पर आसीन कर रहे हैं, तो सवाल इस बात पे उठता है ना, भाजपा को इस बात पे जवाब देना पड़ेगा। छगन भुजबल की फाइल खो जाती है, चंद्रभूषण जी जवाब दीजिएगा इस पर। भाजपा में जाते हैं वैसे उनकी। अरे नरेंद्र सोनी जी, इस पर रोज सुना जा चुका है और तमाम बार बीजेपी के तमाम नेता कह चुके हैं, जांच अभी भी चल रही है, किसी की जांच अगर बंद हो जाए तो आप उसे सामने ला सकते हैं। चंद्रभूषण जी, चंद्रभूषण जी, हाँ प्रियंका जी, यदि आम आदमी पार्टी में कोई नैतिकता होती, यदि कोई अरविंद केजरीवाल अपने परिवारवाद से ऊपर उठते, तो वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके होते, और किसी को यदि चुनी हुई सरकार थी तो किसी को भी किसी भी विधायक को मुख्यमंत्री बनाकर सरकार चलाते। लेकिन केजरीवाल अपने परिवार को, आप देखती हैं सुनीता केजरीवाल की क्या हैसियत है, केवल एक पत्नी है, लेकिन आकर क्या आंखें बंद करिए, ये ड्रामा स्कूल खोल रखा है आपने दिल्ली में। क्या कर रहे हैं आप लोग? मोहल्ला क्लिनिक, आप लोग झूठ का प्रोपोगंडा चला रहे हैं। आप समझने का प्रयास कर लीजिए, अभी भी समय है, अपने झूठ से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं। राघव चड्ढा लंदन में पड़े हुए हैं, ठीक है, और नेता स्वाति मालीवाल वो भी विदेश में चली गई हैं। तो ये जो आप लोग प्रोपोगंडा कर रहे हैं ना, ये जनता समझ गई है कि केजरीवाल झूठ की राजनीति करने वाला, झूठ बोलने वाला, और जो सुविधाएं या योजनाएं दी गई हैं वो जनता के पैसे से ही दी जाती हैं। केजरीवाल जिस घर में रह रहे हैं ना, कहते थे कि मैं मकान नहीं लूंगा, आज महल में रह रहे हैं। ठीक, आपने प्रधानमंत्री जी जिस घर में समझ ही नहीं होगा, अपना ठीक है, और प्रधानमंत्री से तुलना मत कीजिए। दिल्ली का जो मुख्यमंत्री बैठ के भाषण दे रहे हैं, आज पूरे भारत की सरकार देश के लोगों के टैक्स के पैसे से चलती है, ये भी बता दीजिए। वो हर कितने लोग देश से पैसा लेकर के भाग गए, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, विजय माल्या, उनका भी बता दीजिए कितना पैसा लेकर फरार किया आप लोगों ने उनको। रहता है उसको, जो वो बात कह के आया था कि मैं छोटी गाड़ी लूंगा, 4 कमरों के मकान में रहूंगा, आज 16 कमरों के मकान में रह रहा है। वो जनता समझ नहीं रही है ये आदमी क्या तकलीफ है आपको, ठीक है, आपको यही तकलीफ है कि आम आदमी कैसे आज इतना बड़ा मुख्यमंत्री बन गया। मोदी जी को केजरीवाल फोबिया हो गया है, वो केजरीवाल जी से घबराते हैं। अरे अगर इतना ही अगर डर नहीं लगता था तो चुनाव में हराते ना, चुनाव में हराते, चुनाव में हरा के दिखाते केजरीवाल को। अगर इतना ही दम रखते हो तो ईडी के पीछे छुपकर वार करने की क्या जरूरत है? चुनाव के मैदान में आइए, केजरीवाल को हरा के दिखा दीजिए, मान जाएंगे आपको, सारी जनता मान जाएगी कि भाजपा ने केजरीवाल को हरा दिया। आप हरा पाए केजरीवाल को? नहीं तो आपके कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई जांच हो तो उसमें चुनाव के दौरान राजनेताओं को गिरफ्तार न किया जाए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया था। कोर्ट को खुद कहना पड़ा था कि पहले कानून है और उसके बाद किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। कानून तो सबके लिए समान है ना, तो आप ये उम्मीद क्यों कर रहे हैं?
आप ये उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि चुनाव के लिए छोड़ दिया जाए और उसके बाद चुनाव के बाद अगर कुछ निकलेगा तो गिरफ्तारी होगी? मैडम, मैं तो कह रहा हूँ कानून सबके लिए बराबर है, तो फिर अजीत पवार बाहर क्यों है? व्यापम घोटाला सारा देश जानता है, शिवराज सिंह चौहान बाहर क्यों है? छगन भुजबल बाहर क्यों है? हेमंत विश्व शर्मा बाहर क्यों है? नहीं तो नरेंद्र सोनी जी, क्या आपको लगता है, नहीं नरेंद्र सोनी जी, क्या आपको लगता है कि कोर्ट से जो आपने याचिका दायर की थी, कोर्ट का फैसला आपको मंजूर नहीं है क्या? आपने तो याचिका दायर की थी ना, आपने तो गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका अपील की थी ना, कोर्ट ने दे दी आपको जमानत। मैडम, कोर्ट का हमें हर फैसला मंजूर है, हमने कोर्ट पे कभी सवाल नहीं उठाया, कोर्ट का हमें हर फैसला मंजूर है। क्यों आपने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की, आपने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की अपील नहीं की थी? आपने गिरफ्तारी के बाद, आपने गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में अपील नहीं की क्या जमानत के लिए? मिल गई आपको जमानत? नहीं करेंगे हम, आपको डिफेंड नहीं करेंगे। नहीं, आप अपने आप को डिफेंड कीजिए, आप अपने आप को डिफेंड कीजिए, लेकिन आप तो ईडी के सामने जाना ही नहीं चाहते थे। आप तो ईडी के सामने जाना ही नहीं चाहते थे। 9 सम्मन के बाद आप अपनी मर्जी से नहीं गए ईडी के सामने, कोर्ट के आदेश पर गए। नरेंद्र सोनी जी, कोर्ट के आदेश पर आप गए हैं। डॉक्टर धनोज, वरुण मिश्रा जी आपके पास आती हूँ मैं। डॉक्टर धनोज जी, बताइएगा, क्या अपनी मर्जी से मामला पेंडिंग चल रहा था, अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश हुए? की तारीख दे रखी है। देखिए, कानून के साथ खिलवाड़ किया अरविंद केजरीवाल, कानून का सम्मान नहीं करते अरविंद केजरीवाल, कानून को पैर की जूती समझते अरविंद केजरीवाल, और यहाँ उनके प्रवक्ता बैठकर उलूल जुलूल बोलते हैं। अरे पता चल जाएगा आपको, कल 140 करोड़ जनता आपके पीछे आ रही है ना। कल मैं तो कहता रहा, बहुत सारे नेता होंगे, राघव चड्ढा भी होंगे ना कल राघव चड्ढा बात पर डिफेंड करते थे। आज कहाँ है वो? ढूंढ तो रहे, सब बोल तो रहे, सोनिया गांधी खोद रहे हैं, वेयर इज राघव चड्ढा? कह रहे केजरीवाल को बुला लो, राघव चड्ढा को कहाँ भेज दिए? उनको इनाम दिए थे भाई, पंजाब जीतने पर आपने उनको राज्यसभा भेजा था। आज कहाँ है वो? देश की जनता सब कुछ जानती है, चोर डाकू के लिए स्थान जेल हथियार। देश की जनता अच्छी बात है कि अच्छी बात है। अरे भैया सुन तो लो, देश की जनता इसलिए बना था। अरे देश की जनता सब जानती है, सब जानती है देश की जनता। देश की जनता को पता है कि 60 करोड़ रुपए भाजपा ने खाए, उसके बाद करप्शन रेड्डी को जमानत मिली है। आपको कुछ जानते हैं देश के लोग, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं पता है। आप सिर्फ इतना जानते हैं, केवल केजरीवाल को गाली देना जानते हैं, और जितना मर्जी गाली दे लीजिए। चलिए, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। वरुण मिश्रा जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। डॉक्टर धनोज और नरेंद्र जी, समय नहीं है, माफ कीजिएगा मुझे। वरुण मिश्रा जी, फाइनल कमेंट। देखिए, जहां तक बात अभी तक भ्रष्टाचार की कर रहे हैं और कानून व्यवस्था की कर रहे हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक भाई साहब, तो थोड़ा सा इनकी शब्द की मर्यादा इनकी ठीक नहीं है। दोबारा से इनको थोड़ा सा कहिए कि इस तरह चोर लुटेरे एक चुने हुए मुख्यमंत्री को ये जिस तरह से बोल रहे हैं, ये कतई ठीक नहीं है। दूसरी बात, जहां तक 140 करोड़ जनता, समय नहीं है, बहुत छोटा सा कमेंट, समय नहीं है। जहां तक 140 करोड़ जनता की बात है, तो आप आने वाले लोकसभा चुनाव में बस थोड़ा सा इंतजार करिए। इस देश की जनता, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चंद्रभूषण जी, वरुण जी, डॉक्टर धनोज और नरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से महारैली के द्वारा कल तमाम विपक्ष एक साथ एक मंच पर रामलीला मैदान में नजर आने वाला है, लेकिन देखना ये होगा कि मंच पर जितनी एकजुटता महारैली के मंच पर दिखाई देने वाली है, क्या राज्यों में भी उतनी एकजुटता के साथ ही साथ लोकसभा चुनाव तक ये एकता बनी रहती है, और सीट शेयरिंग पर भी एकता का यही फॉर्मूला क्या आने वाले समय में लागू होगा या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।